हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जैर। मेरा नाम है आशीष कसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2, यानी कि हम पहली एक वीडियो बना चुके हैं इस पे। इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिक, एनालिटिकल, एक्सपोस्ट फैक्टो, एम्पिरिकल, इथनोग्राफिक और बहुत सारे रिसर्च जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च आल्सो मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग मतलब आप कोई काम करते हैं, उसमें कुछ चीज सीखते हैं, उस काम से जो आप सीखते हैं वो है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक्शन रिसर्च रिफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव, इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स डिजाइन टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस। एक्शन रिसर्च क्या हो सकता है? ये इवैल्यूएटिव भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिव भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है। ये डिजाइन होता है डायग्नोस करने के लिए प्रॉब्लम्स या वीकनेसेस को। ठीक है, एंड हेल्प करता है रिसर्चर्स टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इट में आल्सो बी अप्लाई टू प्रोग्राम और एजुकेशनल टेक्निक। देखिए, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है कि एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन सा रिसर्च यूज करते हैं। तो हमेशा आंख बंद करके आप टिक मार सकते हैं, वो एक्शन रिसर्च का यूज होगा। So it may also be applied to programs or educational techniques that are not necessarily experiencing any problem। मतलब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन that researchers simply want to learn more about the techniques and improve their knowledge। देखिए, एजुकेशनल टेक्निक्स में यूज होता है, काफ़ी यूज होता है इसका। अब हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम फेस ना कर रहा हो, ठीक है, प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो इसका यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है फिर भी इसका यूज कर सकते हैं। किन चीज़ों में? सिंपली वांट टू लर्न मोर अबाउट द टेक्निक्स। मतलब जो भी आपके एजुकेशनल टेक्निक्स हैं उनके बारे में और चीज़ जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, या फिर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तब भी आप एक्शन रिसर्च को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च इज डन बाय प्रैक्टिशनर देमसेल्व्स रेदर देन प्रोफेशनल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे जो रिसर्चर होगा वो प्रैक्टिशनर होगा, ना कि कोई प्रोफेशनल रिसर्चर होगा। मतलब प्रैक्टिशनर मतलब जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा वही रिसर्च कर रहा होगा यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक रिसर्चर की जरूरत हो और वो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। द सॉल्यूशन सो फाउंड मे आर मे नॉट बी जनरलाइजेबल। देखिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो जनरलाइजेबल हो। जनरलाइज ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है वो बंदा कोई रिसर्चर नहीं है, वो प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर, और वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को, मान लेते कोई एक टीचर है वो रिसर्च कर रहा है अपने स्कूल्स में कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो उसके लिए कोई रिसर्च कर रहा है कि इसको प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है दूसरे स्कूल में वो प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, या फिर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट दूसरा हो, तो हो सकता है वहाँ पे वो सोल्यूशन यूज ना किया जा सके। यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जनरलाइज किया जा सके या फिर जनरलाइज ना किया जा सके। एक्शन रिसर्च प्रोसेस और साइकिल। देखिए, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है एक्शन रिसर्च में। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले आता है प्लान, उसके बाद आएगा एक्ट, उसके बाद ऑब्जर्व एंड फोर्थ नंबर इज रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब ये प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट है क्या, इस पर बात करते हैं। जब कोई रिसर्चर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो उस प्रॉब्लम को पहले समझता है, फिर उसके बाद एक प्लान सेट करता है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करेगा और रिसर्च करेगा। तो वो प्रोसेस आएगा प्लान के अंदर, और जो भी उसकी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है तो वो पार्ट आता है एक्ट के अंदर। और जब वो एक्ट करता है तो उससे कुछ रिजल्ट निकल से आएंगे। जो भी रिजल्ट निकल के आया उसको वो ऑब्जर्व करेगा। अगर वो रिजल्ट डिजायरेबल है तो वो अपने पार्ट ऑफ द वर्क में उसको यूज करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा अपने काम में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रिसर्च खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं उसका रिजल्ट डिजायरेबल नहीं है और उसको फिर से रिसर्च करने की जरूरत आती है, तो वो रिवाइज्ड प्लान बनाएगा। अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, एक्ट में से फिर ऑब्जर्व करेगा कि रिजल्ट डिजायरेबल है या नहीं। अगर डिजायरेबल है तो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लेते हैं फिर से यही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो सॉल्यूशंस उसके डिजायरेबल नहीं है, तो फिर वो आएगा फिर से साइकिल नंबर 3। मतलब फिर से ये बार बार साइकिल चलता रहेगा जब तक वो उसके पास डिजायरेबल रिजल्ट ना आ जाए।
ठीक है, तो आपको याद करके रखना है कि पहले प्लान आएगा, उसके बाद एक्ट, उसके बाद ऑब्जर्व, उसके बाद रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसको सीरीज में लगाइए, पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में यूज हो सकता है। जैसे करिकुलम प्लानिंग करने में, कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट करने में, प्रोग्राम की डिलीवरी कैसे हो, लर्निंग की स्ट्रेटजीज कैसे हो, स्टूडेंट का असेसमेंट इवेल्युएशन कैसे किया जाए, स्टाफ का डेवलपमेंट कैसा हो, इवन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका यूज होता है। और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है, बिहेवियरल चेंजेस अगर बच्चों में लाना है, उनके एटीट्यूड्स में, उनके वैल्यूज़ में, और स्टाफ का मोटिवेशन के लिए कौन सा रिसर्च यूज होता है, वो होगा एक्शन रिसर्च। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च कुछ हद तक सेम से लगते हैं, तो इसमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैं, नो डाउट। एक्शन रिसर्च में भी कोई प्रॉब्लम होगी तभी रिसर्च किया जाएगा, और अप्लाइड रिसर्च में भी कोई अगर प्रॉब्लम है तभी रिसर्च किया जाएगा। अप्लाइड रिसर्च को हम देखते हैं कि जनरलाइजेबल होता है, और इसको जो टाइम टेकिंग होता है वो थोड़ा लार्जर होगा, और जो एक्शन रिसर्च होगा वो इमीडिएट सोल्यूशन पे फोकस करता है, मतलब इसमें जो सोल्यूशंस होंगे वो तुरंत मिल जाएंगे। जनरल प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब जनरल प्रॉब्लम्स होंगी तो सॉल्यूशंस भी जनरल से निकल के आएंगे। लोकल प्रॉब्लम्स होगी, एक जगह एक टीचर की प्रॉब्लम है, एक स्कूल्स की प्रॉब्लम है, या फिर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये रिसर्चर एक्सपर्ट होगा। मतलब इसमें जो एक्सपर्ट होगा वो होगा एक रिसर्चर, ये एक प्रोफेशनल रिसर्चर होगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो रिसर्च करेगा, तो यानी कि जो प्रैक्टिशनर होगा वो यहाँ पे रिसर्चर होगा। तो अब जब प्रॉब्लम जनरल है तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशंस भी उसका जनरलाइज होगा। यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन होगा। टू फाइंड द सॉल्यूशन, अप्लाइड रिसर्च इसलिए किया जाता है कि सॉल्यूशंस क्या है उसको ढूंढा जाए। एक्शन रिसर्च इसलिए होता है कि जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, देखते हैं। एन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन इज अ मेथड इन विच ग्रुप्स विथ क्वालिटीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब एक ग्रुप्स है जिनके पास जो क्वालिटीज हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब ग्रुप्स ऐसा बनेगा जिनके पास पहले से क्वालिटीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हों, उनका एक ग्रुप बनेगा। आर कंपेयर्ड ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इन क्वालिटीज वाले जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको किसी डिपेंडेंट वेरिएबल से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एन एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन इज कंसीडर्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की ज़्यादा दिख तो रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो असाइनमेंट होता है वो रैंडम असाइनमेंट होता है, और एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है असाइनमेंट, रैंडम असाइनमेंट नहीं होगा। तो रैंडम असाइनमेंट ना होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा। अब रैंडम असाइनमेंट ना होने का मतलब क्या, दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड। मतलब जो ग्रुप बनेगा वो उनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगा या फिर ट्रेड होगा। और रैंडम असाइनमेंट में क्या होगा, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड नहीं होगा। मतलब हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे किसी को, किसी भी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे या फिर किसी वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखा जाएगा कि उनके पास कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है तभी वो ग्रुप में पार्ट ले सकते हैं। Ex post facto or after the fact research is a category of research design in which the investigation starts after the fact has occurred without interference from the researcher। देखिए ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होगा जब कोई फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन पहले से इस्टेब्लिश हो चुका हो, और इसमें रिसर्च इस फैक्ट या इंफॉर्मेशन को इस्टेब्लिश होने में रिसर्चर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन हाउ वेट इन्फ्लुएंसेस सेल्फ स्टीम लेवल्स इन एडल्ट्स। देखिए रिसर्चर इंटरेस्ट किस पे ले रहा है कि वेट का इन्फ्लुएंस क्या है एडल्ट्स के सेल्फ स्टीम पे। ठीक है, सो द पार्टिसिपेंट्स वुड बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट। देखिए ग्रुप्स बना लिए गए हैं। ग्रुप्स 3 हो जाएंगे, एक हो जाएगा अंडर वेट का, एक नॉर्मल वेट का, एक हो जाएगा ओवर वेट का। एंड दियर सेल्फ स्टीम लेवल्स मेजर्ड, और उनके सेल्फ स्टीम लेवल्स को मेजर किया जाएगा। दिस इज एन एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइंस बिकॉज ए प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक वेट वाज यूज्ड टू फॉर्म द ग्रुप्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के उनका सेल्फ स्टीम चेक किया जा रहा है, वो एडल्ट्स हो बस।
यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट जो कि प्री डिटरमाइंड फैक्ट है, मतलब पहले से इस्टेब्लिश फैक्ट है कि वेट को हम ध्यान में रख के उनके सेल्फ स्टीम लेवल्स को मेजर करेंगे। सो वेट वाज यूज्ड टू फॉर्म द ग्रुप्स, इसलिए ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर आएगा। हिस्टोरिक रिसर्च क्या है, ये कुछ हद तक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की तरह ही है। इट यूजुअली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इश्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम, मतलब किसी इश्यू या प्रॉब्लम को जो भी रिसर्च कर रहा होगा रिसर्चर, उसको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इवोल्यूशन कैसे हुआ मॉडर्न एजुकेशन का इंडिया में, ये इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। मूविंग टू द एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च में क्या होगा, इन दिस मेथड द रिसर्चर यूजेज फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। देखिए इसमें भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो पहले से अवेलेबल हैं उन पे रिसर्च किया जाएगा। अब रिसर्चर करेगा क्या, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल, मतलब जिस चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा होगा उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हाउ मेनी डिसेबल्ड पीपल फेस सोशल आइसोलेशन, ये एक डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगा। मतलब कितने ऐसे डिसेबल्ड पीपल हैं जो फेस करते हैं सोशल आइसोलेशन, तो वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ गया। लेकिन व्हाट कॉजेस सोशल आइसोलेशन डिसेबल्ड पीपल, मतलब कि रीजंस क्या हैं डिसेबल्ड पीपल को सोशल आइसोलेशन फेस करने के। जब हम रीजंस ढूंढने लग जाएंगे, जब हम इवेल्युएशन करने जाएंगे कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या है, तो वो हो जाएगा एनालिटिकल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड पीपल के रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है डिसेबल्ड पीपल के लिए, ये आएगा डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को। लेकिन जब हम एनालाइज कर रहे हैं इसको, वाई डू डिसेबल्ड पीपल हैव ए हार्डर टाइम फॉर फाइंडिंग वर्क, ये हो जाएगा एनालिटिकल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, दिस रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर ए प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड मोर क्लियरली, मतलब हम किसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अच्छे से अगर उस पर रिसर्च नहीं किया गया है या फिर स्टडी अच्छे से नहीं की गई तो उसको हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये नाम से भी क्लियर होता है कि एक्सप्लोरेटरी मतलब हम किसी प्रॉब्लम्स को और एक्सप्लोर करने वाले हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन करता है बेस्ट रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए हेल्पफुल होगा, डेटा कलेक्शन मेथड के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो इसमें जो कुछ टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर डेटा, मतलब कोई अवेलेबल लिटरेचर या फिर डेटा जो भी अवेलेबल है उसको रिव्यू करना, डिस्कशन विथ कस्टमर्स, देखिए कस्टमर मतलब अगर बिजनेस है आपका, आप फीडबैक फॉर्म भरवा कर कस्टमर से क्वेश्चंस पूछ के उनका सेटिस्फैक्शन लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास कमी है बिजनेस में या फिर क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कस्टमर से बात करके, एम्प्लॉय से बात करके देख सकते हैं। मैनेजमेंट, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप की स्टडीज और पायलट स्टडी। पायलट स्टडीज का मतलब क्या होता है, जो भी आप रिसर्च करने वाले हैं उसको एक छोटे स्केल में आप रिसर्च करके देख लीजिए, वो होगा आपका पायलट स्टडीज। ठीक है, पर्पस टू डिफाइन टर्म्स, गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इसका पर्पस क्या है, टर्म्स को डिफाइन करना, समझना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है उसको क्लैरिफाई करना, डेवलप हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस डेवलप करना, मतलब यहाँ पे थ्योरी डेवलप होगी, एंड टू डेवलप प्रॉब्लम्स टू बी आंसर्ड, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप करना जिनको हमके आंसर ढूंढना है। ठीक है, मतलब हमको एक तरीके से एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। एग्जाम्पल क्या है, स्टडी इनटू डिफरेंसेस ऑफ लीडरशिप प्रैक्टिसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इन अटलांटा यूएसए। एक स्टडी है जिसमें डिफरेंसेस देखना है लीडरशिप प्रैक्टिसेस में बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप की प्रैक्टिसेस जो है उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो देखना है। ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका। कंपेरेटिव रिसर्च, कंपेरेटिव मीन्स कंपेयर करना, तो सो यहाँ पे होगा कंपेरिजन। कंपेरिजन किस चीज़ का हो सकता है, कोई भी चीज़ों का कंपेरिजन होगा। ये मेथडोलॉजी होगी इन विच एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस आर लाइफ आर एग्जामिन्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स आर कंट्रीज। देखिए सोशल साइंस पे होगा, सोशल साइंस से रिलेटेड या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड चीज़ों पे कंपेरिजन होगा। ठीक है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच,
एक चीज़ और, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। क्वालिटेटिव अप्रोच में आएगा एनालिसिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स लाइक केस स्टडी यूज कर सकते हैं, कोई और डिफरेंट टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं समझने के लिए या फिर कंपैरिजन के लिए, टू इल्यूसिडेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कंपैरिजन में क्या क्या होता है, सिमिलैरिटीज देखते हो, डिफरेंसेस देखते हैं, तो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखेगा डिफरेंट एंटिटीज या फिर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो वो आएगा कंपैरेटिव रिसर्च के अंदर। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, conceptual research is defined as a methodology wherein research is conducted by observing and analyzing already present information in given topic। देखिए conceptual research में रिसर्च कैसे होगा, रिसर्च इज कंडक्टेड बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके और एनालाइज करके। किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो कि पहले से प्रेजेंट है इंफॉर्मेशन हमारे पास, कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले। इट इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और आइडियाज, ये रिलेटेड होगा अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से, रिलेटेड आइडिया से रिलेटेड होगा। फिलोसफर्स हैव लॉन्ग यूज्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च टू डेवलप न्यू थ्योरीज और इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग थ्योरीज इन अ डिफरेंट लाइट। फिलोसफर्स क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का यूज करते हैं और डेवलप करते हैं नई थ्योरीज, या फिर जो थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं पहले से उनको इंटरप्रेट करते हैं नए नए एंगल से, मतलब अपने तरीके से इंटरप्रेट करके उसको मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, सर इसाक न्यूटन ऑब्जर्व्ड हिज सराउंडिंग टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड डेवलप थ्योरीज अबाउट ग्रेविटेशन एंड मोशन। देखिए ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था या फिर मोशन एग्जिस्ट नहीं करता था, मोशन पहले भी होता था, ग्रेविटेशन पहले से भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन सर इसाक न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग से और उसको एक कॉन्सेप्ट दिया टू एंड थ्योरीज डेवलप की इस बारे में। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च की। एम्पिरिकल रिसर्च इज रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द रिसर्चर। देखिए इसमें उस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा जो कि रिसर्चर डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है। तो रिजल्ट्स जो आएगा वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे हो। जब डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। द डेटा गैदर्ड इज ऑल प्राइमरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा क्यों होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो पहले किसी का और का रिसर्च को पढ़ के या समझ के नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए वो डेटा जो भी गैदर हो वो प्राइमरी डेटा होगा। हालांकि ये होता है सेकेंडरी डेटा यूज किया जा सकता है उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, बिस्किंग एग्जामिन whether or not gender has an influence on the disciplinary action in the article। सो बिस्किन में एक रिसर्च करते हैं क्या कि जेंडर का कोई रोल है डिसिप्लिनरी एक्शन में, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, डज द सेक्स ऑफ द लीडर एंड सबऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस ए लीडर्स डिसिप्लिनरी डिसीजंस। ठीक है, क्या लीडर और सबऑर्डिनेट का मेल या फीमेल होना, क्या इसका इन्फ्लुएंस होता है डिसिप्लिनरी डिसीजंस लेने में, ये इनका आर्टिकल था। सो ये जो आर्टिकल होगा इन्होंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया होगा, तब इस पे ये रिसर्च करेंगे। सो कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल में क्या होगा, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। कोरिलेशनल रिसर्च टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने वाले, ये नॉन एक्सपेरिमेंट्स होगा, इन विच रिसर्चर मेजर two variables and understand and assesses the statistical relationship between them with no influence from any extraneous variables। देखिए दो वेरिएबल्स को स्टडी करने वाला है रिसर्चर एंड अंडरस्टैंड करेगा उसके बीच में क्या स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं या फिर नहीं बिल्ड हो रहे हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। सो ये वेरिएबल्स क्या हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या हैं, आई होप आप लोग को क्लियर है, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। सो एग्जांपल लेते हैं, यू वांट टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन हाउ मच यू अर्न एंड स्पेंड। ठीक है, देखिए रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है क्या आप कितना अर्न करते हैं और कितना स्पेंड करते हैं, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है।
और इफ़ यू फाइंड आउट पॉजिटिव कोरिलेशंस, पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स होगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस रिसर्च में पॉजिटिव कोरिलेशंस आया, तो इट इंडिकेट दैट एज अमाउंट ऑफ अर्निंग इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ अर्निंग अगर इंक्रीज हो रही है तो स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी। देखिए एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, ये फैक्ट्स इस्टेब्लिश नहीं करता, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी अर्निंग अगर बढ़ रही है तो आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी अर्निंग बढ़ने पे आपको कुछ और ज़रूरतें हो जाएं या फिर कुछ आपके और प्लान बन जाए और आपकी स्पेंडिंग आप डिक्रीज कर दें, तो इसलिए ये जनरलाइज्ड फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करता। हाँ, ये जरूर बताता है कि क्या इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों किसी भी तरीके से रिलेट करते हैं एक दूसरे के से या नहीं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये जो याद करने वाली है, ये इट डज नॉट इस्टेब्लिश फैक्ट्स। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, PAR, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च क्या है इसको देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, चेंज इट फॉर द बेटर। देखिए यहाँ पे जो रिसर्चर होगा और पार्टिसिपेंट होंगे, ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स जो भी है या फिर जो भी सिचुएशन है जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। PR यूजेज ए रेंज ऑफ डिफरेंट मेथड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए PR क्या करता है, मतलब PR मीन्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, ये कई सारे डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकता है, मतलब क्वालिटेटिव मेथड्स भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हो सकते हैं। देखिए एक्चुअल में जब रियल लाइफ में रिसर्च होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं, ज़्यादातर जो रिसर्च होते हैं वो दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। rather than imposing research projects or solution onto a community, PR projects provide targeted community groups with the tools and skills to study their context in order to transform the way we do things around it। देखिए यहाँ पे PR का मानना क्या है कि हम एक सॉल्यूशंस निकालें और जो भी हमारा टारगेटेड कम्युनिटी है उसको सॉल्यूशंस पकड़ा देने से बेटर ये है कि हम PR प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाएं टारगेटेड कम्युनिटी को टूल्स एंड स्किल्स टू स्टडी दियर कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप खुद उस प्रॉब्लम्स को समझिए और अपनी जो भी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक इथनोग्राफिक रिसर्च। बार बार क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, सो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इथनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च, ये रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है। ऑन ए ग्रुप ऑफ, अब देखिए रिसर्च होगा कहाँ, ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों के ऊपर होगा, उनके बिहेवियर के ऊपर होगा और उनके सोशल इंटरेक्शंस, उनके खुद के साथ जो एक दूसरे के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो, और उनका इन्वायरमेंट के साथ जो उनका इंटरेक्शन है उसके ऊपर, मतलब इथनोग्राफिक एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। जो रिसर्च होगा वो लोगों के ऊपर होगा, उनके बिहेवियर के ऊपर होगा और उनका जो सोशल इंटरेक्शन है उनके ग्रुप के साथ और उनके नेटिव इन्वायरमेंट, यहाँ पे रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है उसके ऊपर रिसर्च होगा। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग पीपल इन कॉन्टेक्स्ट, मेनली मेकिंग ऑब्जर्वेशंस रेदर देन फोकसिंग ऑन हार्ड डेटा नंबर्स। देखिए ये भी रिसर्च ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब ये इंपिरिकल डेटा कलेक्ट करेगा। जब भी इंपिरिकल डेटा की बात हो मतलब ये ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस की बात करेगा, ठीक है। एन इथनोग्राफर में स्टडी अ विलेज ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑन एन आइलैंड टू ऑब्जर्व देयर कल्चर एंड कस्टम आउटसाइड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए जो रिसर्चर है वो स्टडी कर रहा है किसी आइलैंड के एक विलेज में जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल है। इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है कि किसी प्लेस में कुछ लोग जो सदियों से रह रहे हैं तो वो वहाँ पे इंडिजिनस पीपल होंगे, और उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। और जो रिसर्चर जो होगा वो ऑब्जर्व करेगा उनके कल्चर को और कस्टम्स को, ठीक है। तो वो आएगा आपके इथनोग्राफिक रिसर्च में। यहाँ पे एक इथनिसिटी का एक एंगल होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिलोसफिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें डेटा कलेक्शन होता है ऑन द वर्क्स ऑफ अर्लियर फिलोसफर, मतलब जो अर्लियर फिलोसफर्स हैं उन्होंने जो काम किया है उससे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कई सारे फिलोसफर्स हैं, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, इनकी जस्टिस के बारे में इनका क्या मानना है, अरिस्टोटल का जस्टिस के बारे में क्या बोलना है, इन सब को लेकर डेटा कलेक्ट करके कोई रिसर्चर है वो समझने की कोशिश कर रहा है कोई चीज़ को, तो वो हो जाएगा फिलोसफिकल रिसर्च।
मैथमेटिकल रिसर्च क्या होगा, ये मैथ पे रिसर्च होगा। मैथमेटिकल रिसर्च इज प्राइमरली डन ऑन द मैथ्स प्रॉब्लम एंड फार्मूलाज। जो मैथ फार्मूलाज होते हैं वो भी कभी न कभी रिसर्च करके ही बनाए गए होंगे। तो मैथ प्रॉब्लम्स जो हैं और जो फार्मूलाज इनके ऊपर जब रिसर्च होता है तो मैथमेटिकल रिसर्च होता है। डेटा कलेक्शन इज डन इन द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ मैथ्स ओनली। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो डेटा कलेक्शन होगा वो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। सो मिक्स्ड रिसर्च, इसके बारे में पिछली स्लाइड से बता चुका हूँ। ये कंबाइंस होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑन वन स्टडी। ठीक है, मतलब मिक्स्ड स्टडी में क्या होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च होंगे। और तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा कलेक्शन भी क्वांटिटेटिव तरीके से और क्वालिटेटिव तरीके से, दोनों तरीके से होगा। Individually, these approaches can answer different questions, so combining them can provide you with more in-depth findings। देखिए, आप किसी भी रिसर्च में कितने डेप्थ में जाके आप सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं, उतना बेटर है आपके रिसर्च के लिए। तो अगर दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च को आप यूज करते हैं सिर्फ एक रिसर्च में, तो आपको इन डेप्थ फाइंडिंग देगा, तो वो आपके रिसर्च के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो moving to the last slide of the video, cross sectional and longitudinal study। देखिए, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी का मतलब क्या है। कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें रिसर्चर जाता है, अपने पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करता है और उसे एक कंक्लूजन निकलता है, उसका रिसर्च कंप्लीट होता है वहाँ पे। कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जिनमें रिसर्चर को अपने पार्टिसिपेंट्स के पास जाना पड़ता है और बार बार, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद फिर से जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, और कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा, फिर रिसर्चर दोबारा जाएगा और उनसे फिर से पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस पूछेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। ये कुछ सालों तक चलता रहेगा इसी तरह, और फिर एक लास्ट में रिसर्चर एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो एक उस तरह का रिसर्च होता है। तो क्रॉस सेक्शनल किस तरह का रिसर्च है और लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च किस तरह का रिसर्च है, ये देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, डेटा नीडेड टू बी कलेक्टेड फॉर वंस एंड देन वी रीच टू कंक्लूजन। मतलब एक बार आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, यू वांट टू नो हाउ मेनी फैमिलीज विद चिल्ड्रन इन न्यूयॉर्क सिटी आर करंटली लो इनकम, सो यू कैन एस्टिमेट हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू फंड ए फ्री लंच प्रोग्राम इन पब्लिक स्कूल। देखिए, मान लेते हैं आपको एक फ्री लंच प्रोग्राम चलाना है पब्लिक स्कूल में। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना फंड की ज़रूरत है। अब फंड कितना चाहिए उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चों को आप खाना खिलाने वाले हैं। तो उसके लिए रिसर्चर डेटा गैदर करता है कि करेंटली लो इनकम फैमिलीज कौन कौन सी हैं सिटी में, जिनको इस प्रोग्राम के अंदर लाना है। ये जो डेटा कलेक्शन होगा ये आपका वन टाइम डेटा कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी आपकी। लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी में क्या होगा, डेटा नीडेड टू बी कलेक्टेड मेनी टाइम्स, मतलब बार बार यानी कि कई बार डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और जो डेटा कलेक्शन होगा वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा। मतलब कुछ मान लेते हैं एक साल के लिए जाते हैं आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एक साल बाद फिर जाते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ सालों बाद जब आपको लगता है कि सफिशिएंट डेटा आपके पास है, तब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मिनेसोटा ट्विन स्टडी ड्यूरेशन। ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज का। ये रिसर्च हुआ था 1979 टू 1990 के बीच में, मतलब 11 साल लगे थे इस रिसर्च को कंप्लीट होने में। इसमें रिसर्चर करता क्या है, द स्टडी फाउंड दैट आइडेंटिकल ट्विन्स हु वर रियर्ड अपार्ट in different environments did not display any greater chances of being different from each other than twins that were raised in the same environment। मतलब एक ट्विन्स हैं x1 x2 और एक ट्विन्स हैं y1 y2। ठीक है, रिसर्चर करता क्या है कि इन दोनों ट्विन्स को अलग अलग इन्वायरमेंट में रियर करता है। ठीक, मतलब x1 को अलग जगह रखता है, x2 को अलग जगह रखता है, और y1 y2 को एक ही इन्वायरमेंट पे पालन पोषण होता है। तो रिसर्चर देखता क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। मतलब कि जो भी सिमिलैरिटीज होंगी x1 x2 में, वो डिपेंड इन्वायरमेंट पे नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जेनेटिक्स पे। ये एक रिसर्च था जिसको बोला गया मिनेसोटा ट्विन स्टडी। ये हुआ था 1979 और 1990 के बीच में। ठीक है, सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। करते हैं इस वीडियो का एंड, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।